बच्चे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आने शुरू हो गए सारे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। अभी तो तनु आई है। तनु गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। टिल्लू आ गया। हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे कहाँ से आ गया तेरा भाई आज? अच्छा अच्छा टिल्लू का बर्थडे है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टीचर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर टिल्लू बोल रहा है आपका बर्थडे है आज। किसमें? टिल्लू बोल रहा है। हैप्पी बर्थडे सर। टिल्लू टिल्लू झूठ बोलता है। टिल्लू बदमाश है। मजे लेता है बेटा बेटा। हेलो सर। हेलो सर। सच में है क्या सर? गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी बर्थडे सर। नहीं नहीं बर्थडे नहीं है बेटा मेरा हैप्पी बर्थडे। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। अरे मेरा बर्थडे आता है 29 नवंबर को। ये टिल्लू क्या मजे ले रहा है ये। सर मेरे पापा का भी आता है वही हाँ, 29 नवंबर। अरे वाह वेरी गुड। हेलो सर। हाँ टिल्लू तेरे को कहाँ से पता चला कि मेरा बर्थडे है? अच्छा चलो। अच्छा ये कह टिल्लू के चलो पता चल गया। ये बात सही से पकड़ी। कहता बर्थडे पता करना हो तो पहले क्या करो उल्टा सीधा बोल दो। फिर कहीं ना कहीं तो सही होगा तो राइट गुड खबर इवनिंग सर। हैप्पी बर्थडे। है। आरती के पापा बोल रहा हूँ। बर्थडे है तो बर्थडे बॉय है नवंबर वाले। सर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। विश यू हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं है भाई मेरा बर्थडे नहीं है। मेरा बर्थडे आता है 29 नवंबर को जो निकल गया है ना। अपन तब मिले ही नहीं यस सर हमें भी पता है आप। चलो जी के पहले से स्टडी कर रहे हैं आपको विश करते। हाँ कोई नहीं बिलेटेड मान लेते हैं बिलेटेड। हेलो सर। हाँ जी। मैं आपको क्वेश्चन सेंड किया हूँ सर देखिए ना। अच्छा क्वेश्चन सेंड कर दिया यार। मोबाइल तो मेरा उधर पड़ा होगा देखता हूँ मैं। एक मिनट मोबाइल लाता हूँ मैं देखता हूँ। देख जब तक बच्चे आते हैं तब तक मोबाइल लाता हूँ मैं चेक करते हैं। हाँ सर के पास उधर मोबाइल लाइए सर। थैंक यू। क्या क्वेश्चन सेंड किया भाई आपने? यस ये तेरे बहुत सारे भेज दिए क्वेश्चन। चार ही है सर। हाँ 4 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आपने जो भेजा है कहता है ये आपके सामने 4 कंपाउंड दिए गए 3 कंपाउंड दिए गए। देखो ए बी और सी। इसमें क्या है सबसे पहले आप चेक करके देखो सारे किरेल कार्बन पे रोटेशन निकाल लो आर और एस। लेकिन इसमें ध्यान रखना जो आपसे गलती होगी वो गलती मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें नंबरिंग एसिड से स्टार्ट होगी। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा उसमें गौर से देखो। ए वाले में एसिड नीचे से तो नीचे वाला कार्बन पहला दूसरा और तीसरा। तो बस ये ध्यान रखना दूसरा और तीसरा कौन सा। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वही आपका सेम केस है। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं आपने ये स्ट्रक्चर दिया है देखो। हाँ जी बेटा। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे पार्टी की है। हाँ अब ये देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है देखो आप। अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है कि एसिड ग्रुप नीचे लगा है। एस्टर से बड़ा एसिड होता है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये वाला कार्बन 2 होगा ये वाला कार्बन 3 होगा। और जिन एग्जांपल में ऐसे लिखा है एग्जांपल में ऐसे लिखा है तो आप चेक करके देखो ये एस्टर है ये एसिड है। तो बस इतना सा अंतर है कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 है ये 2 है ये 3 है। तो 2 पे और 3 पे रोटेशन निकाल लेना। 2 पे और 3 पे रोटेशन निकाल लेना। ऐसे थर्ड के अंदर भी 2 और 3 पे रोटेशन निकालना। और आपका रोटेशन वही है आर और एस वाला। जैसे मैं पहले का आंसर बताया तो जैसे इस समय ओ फर्स्ट हो गया तो ये हो गया नंबर 1। अब आप इस कार्बन और इस कार्बन में देखोगे तो इस कार्बन की वैल्यू ज्यादा है तो इसके पास 2 बार ऑक्सीजन इसके पास एक ही बार ऑक्सीजन है। तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया ये 4 हो गया। सॉरी ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो आप चेक करो 1 2 3 तो ये 1 2 3 रोटेशन हो गया आपका एस। लेकिन इस एच के कारण ये हो गया आर। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पर आर हो गया।
अब दूसरे नंबर पे चेक करते हैं, तो देखो ये दूसरा नंबर है, ये रहा 2, इस पे खड़े हो जाओ, तो ये रहा 1, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये 2, फिर इसको कंपेयर करोगे 3, ये 4, तो चेक कीजिए, इसका मतलब 1 2 3 4, तो ये हो रहा है आपका R, लेकिन H के कारण ये S, तो आपका आंसर हो जाएगा 2S3R। तो ऐसे करके आपको तीनों के कॉन्फ़िगरेशन निकालने और उसके बाद अपने ऑप्शन चेक करने। तो जो बच्चे से गलती होती है उसका हिंट मैंने दे दिया। हिंट ये है कि गलती ये वाली होती है, ये अगर नीचे हो तो पहला, और ये अगर ऊपर हो तो यहां से पहला, बस। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, हेक्सेन समावयवी में से कौन सा समावयवी मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की क्रमशः न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या देता है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है, ये है आपका हेक्सेन C6H14। अब इसके समावयवी बनाओगे तो देखो कितने समावयवी बनेंगे, गौर से देखो आप, इसके समावयवी बनेंगे 5, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये इसके 5 समावयवी है। अब ये कहते हैं इसका मोनोक्लोरीनीकरण करो। मोनोक्लोरीनीकरण का मतलब होता है इसमें एक Cl कितनी जगह लग सकता है। तो देखो इसमें एक Cl 3 जगह लग सकता है, यहाँ लगाओगे तो 1 क्लोरो, यहाँ लगाओगे तो 2 क्लोरो, यहाँ लगाओगे तो 3 क्लोरो, तो इसके टोटल बनेंगे 3। अब इसको क्लोरो मान लो, इसमें देखोगे तो यहाँ 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, एक ये रहा, यहाँ से नाम बदल जाएगा और यहाँ से नाम बदल जाएगा, तो इसमें बनेंगे 5। फिर यहाँ पर लोगे तो ये और ये सेम है, तो 1 क्लोरो चाहिए ले लो, चाहिए ले लो सेम, ये 2 क्लोरो चाहिए ले लो, चाहिए ले लो सेम, ये 3 और एक ये 4, तो इसमें बनेंगे टोटल 4। और इसमें देखोगे तो 1 2 और 3, और इसमें देखोगे तो केवल 2, एक ये सारे एक जैसे हैं, और एक ये रहा तो 2। तो उसने पूछा है न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम के नाम के आगे तो इसका नाम जोड़ दो, और अधिकतम के नाम के आगे इसका नाम जोड़ दो, और आपका आंसर सही हो गया। तो आपने जो क्वेश्चन मेरे को भेजा है उसका आंसर इससे चेक होगा। फिर आपने मेरे को क्वेश्चन नंबर तीसरा भेजा है, दिए गए यौगिक में कुल कितने त्रिविम समावयवी हैं? तो आपने मेरे को ये स्ट्रक्चर भेजा है, जो भैया। अब त्रिविम का मतलब होता है ज्यामिति और प्रकाशिक दोनों, लेकिन गौर से देखो रिंग कभी भी आपको जो बेंजीन रिंग है ये कोई जीआई शो नहीं करती, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ देखोगे तो किरेल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ चेक करके देखो यहाँ किरेल है, और आप चेक करके देखो इस डबल बॉन्ड पे जीआई नहीं बन सकता, तो किरेल केवल 1, तो n वैल्यू केवल 1 बनी इसमें पूरे में, इसलिए 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो केवल 2 आइसोमर बनेंगे केवल इसके। तो आंसर होगा आपका 2। तो कितने कुल कितने त्रिविम समावयवी? अच्छा रेसिमिक मिक्सचर पूछा है, तो रेसिमिक मिक्सचर आधा हो जाता है, तो ये तो हुआ A, और आपका रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है हाफ, तो 2/2 यानी कि 1। तो आंसर देख लो 2 और 1, डी आंसर सही हो जाएगा। फिर आपने दिया है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा अणु प्रकाशिक निष्क्रिय होता है? तो आपको ध्यान है प्रकाशिक निष्क्रिय कौन होता है? जिसका थीटा नेट 0 होता है। तो ये काम 2 जने कर सकते हैं, मीजो फॉर्म करता है बेटा। अब आपको मीजो चेक करना है, तो देखो पहला वाला मीजो नहीं है, दूसरा वाला मीजो नहीं है, चेक करके देखो तीसरा मीजो है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये मीजो है, क्योंकि दोनों किरेल कार्बन के बीच में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 3rd, और चौथा तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। तो आपने जो मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं उनके आंसर होप सो आपको मिल गए होंगे। ये तो सबने भेज दिए बदमाशों, फिर अपन पढ़ेंगे कब? यही काम करते रहेंगे तो चलो। अभी ये कंप्लीट, कौन सा क्वेश्चन है ये बताएंगे मेरे को बेटा? ये जो इफेक्ट वाला आप कर रहे हो ना, अभी आपने
टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन आप इफेक्ट कर चुके हो तो आप कर सकते हो। देखो ये वाला, ये जिस बच्चे ने मेरे को भेजा है वो एक बार चेक कर लो। इस बच्चे ने पूछा है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन is more stable than a secondary butyl carbocation. Clear? Because of which of the following? तो आप दिमाग लगाइए, आपके सामने आ गया। अब आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बोकेटाइन पे H इफेक्ट भी लगता है और I भी लगता है, लेकिन आप पढ़ चुके हो दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा है आपका H इफेक्ट। अब आप इसको पहले H इफेक्ट से चेक करो। तो H इफेक्ट से चेक करते हो तो चेक करके देखो, इस पर आपके 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जबकि चेक करके देखो इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसीलिए आपका स्टेबिलिटी। तो इसमें आंसर होगा H इफेक्ट। तो देखो आपका H इफेक्ट कहां दिया हुआ है, तो आपका सेकंड आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन। सर आंसर ए और बी दोनों दिखा रहा है, बी तो A और क्लियर B हो रहा था। नहीं बेटा, 1 और 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान है आपके CS3 का -R इफेक्ट नहीं होता। सर पर ये ना इसी साल नीट में आया था ये क्वेश्चन। नहीं बेटा, चेक करो वापस, कहीं लिखा हुआ नहीं इसमें। सर इसमें मेरे पास है क्वेश्चन, पर आंसर शायद ए और बी दोनों दे। गलत 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 बेटा, इसमें आपका R इफेक्ट बोलते हैं रेजोनेंस को। हाँ ये तो पता है। और रेजोनेंस नहीं है इसमें। हाँ रेजोनेंस की शर्तें अलग होती है बेटा। हाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वो ये बोलता ना कि I इफेक्ट एंड H इफेक्ट बोथ, तो अपना आंसर सही हो जाता। मैं वही चीज देख रहा था, लेकिन वो कहीं दिया हुआ नहीं। तो आपका यहाँ पर जो इस समय दे रखा है वो दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि अपने को एक ही चुनना है। अगर यही अगर आईटी में होता तो मैं तीसरा वाला भी जोड़ देता उसमें, जिसमें लिखा था I इफेक्ट ऑफ CS3 ग्रुप। हालांकि उसने I इफेक्ट के आगे ऐसे लिख दिया यूं, तो ये -I माना जा रहा है, लेकिन -I तो होता ही नहीं है इसमें। तो इसमें मिस्टेक है बेटा। ये क्वेश्चन अगर आप दिया हुआ है तो मिस्टेकन क्वेश्चन, तो इसको आप चेक कर लेना। ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता। नीट में क्या क्वेश्चन है उसको ढंग से पढ़ना। सर यही क्वेश्चन है, मैं भेजू क्या? क्या बोलते क्वेश्चन पेपर के साथ का है, यही क्वेश्चन आया था इसका। इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें आप कह सकते हो कि 2 आंसर थे, जिसमें नीचे ऑप्शन दिया था बोथ ऑफ दीज। नहीं था सर, यही है सेम। अच्छा, मैं आपको सेंड करूंगी आज। नहीं, मेरे को तो नीट में एक से ज्यादा क्वेश्चन सही वाला आता है क्या? कभी कभी रहता है सर, मैं भी भेज रही हूँ अभी तुरंत क्वेश्चन। आपको पता है ये आईआईटी का पैटर्न है। नीट वाले पैटर्न में आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर बोथ ऑफ दीज दिए जाते हैं या ग्रुप बना के दिए जाते हैं। इसीलिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। हाँ ठीक है। हाँ पढ़ो, पता चल जाएगा। चलो सर, बढ़िया बना गए। यस सर। अब एक बच्चे ने क्या भेज दिया, एक बच्चे ने फिर क्वेश्चन भेज दिया। ये मेरे को भेजा है इसमें से कि नीचे दी गई संरचनाएं क्या हैं। तो बेटा आपको ध्यान है, ये दी गई संरचनाएं मैंने आपको बताया था जिससे मैं बोर्ड और चेयर करा रहा था। तो आप चेक करके देखो, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो ये है ट्रांस कंडीशन। और इसमें भी देखो एक नीचे एक ऊपर, ये ट्रांस कंडीशन। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जो दे रखे हैं वो ट्रांसफॉर्म। बेटा ट्रांसफॉर्म गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है आपके क्वेश्चन में। प्रतिबिंब युग्म तो बोल सकते हो, लेकिन प्रतिबिंब युग्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा किरेल का। तो ये एक आईआईटी का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका ये ट्रांसफॉर्म गलत लिखा हुआ है। इसको एक बार फिर चेक कर लो बेटा और सही क्वेश्चन भेजो मेरे को। आप ऐसे किसी बुक से उठा देते हो ना बेटा, तो उनकी प्रिंटिंग में गड़बड़ यहाँ पर आती है, इसको चेक कर लो आप अच्छी तरह से। मेरे को सही क्वेश्चन भेजना बेटा। चलिए सर, अब बताइए अपन ने कहां तक कंप्लीट कर लिया था कल तक? -H इफेक्ट। -H इफेक्ट, इसका मतलब अपन ने H इफेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार फटाफट चेक कर लो अपना रिवीजन सेट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमने कराया था आपको नंबर 1 पर I इफेक्ट, नंबर 2 पर E इफेक्ट, नंबर 3 पर H इफेक्ट। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 इफेक्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैंने कहा था इसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है।
अब पॉइंट क्या आता है कि जो आपका H और I में से H इफेक्ट आपने पढ़ा, तो ये भी सिग्मा का इफेक्ट है, ये भी सिग्मा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आंशिक आवेश आते हैं, पार्शियल चार्जेस, जबकि इसके अंदर देखो कंप्लीट चार्ज बनते हैं। इसीलिए आपका H प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, प्रभावी होता है। अब दूसरा पॉइंट, जब भी H इफेक्ट करना हो, खास तौर पे प्लस H, जब भी प्लस H करना हो, दो शर्तें देखी जाएंगी। पहली शर्त, कार्बन sp2 होना चाहिए, और आपको ध्यान है ये तीन तरह के कार्बन है जो sp2 हैं, कार्बोकैटायन, कार्ब फ्री रेडिकल और एल्कीन। दूसरी शर्त, sp3 कार्बन अल्फा पर अल्फा H होना जरूरी है, और ये आप सीख चुके हो, जिसने भी ये प्रदर्शित किया उसमें लग गया प्लस H, और आपने इसके बेस पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसके बाद आपने एक और सॉल्व किया कि बेंजीन पे यदि कोई एल्किल भाग आ जाए तो इसके कारण जो प्लस इफेक्ट लगता है वो इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो आपने कहा था कि सब डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ रिंग, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा। ये सारा काम आपने इस प्लस H में किया था। फिर दूसरा मैंने शुरू किया माइनस H। माइनस H का मतलब था रिवर्स, यानी कि विपरीत अति संयुग्मन। तो मैंने हिंट दिया था इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी शर्तें तो यही रहती हैं सेम, लेकिन अंतर होता है कि अल्फा H की जगह पर हैलोजन्स आ जाते हैं। तो हैलोजन के आने से क्या हुआ था, आपने कहा था यदि बेंजीन रिंग पर हम H की जगह पर हैलोजन लगा दें तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो पाई का अग्र बाहर आ जाएगा, पाई का क्लाउड, पाई की डेंसिटी निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी तो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो आप चेक करके देखो, इसका ठीक उल्टा यहाँ हो गया। तो इसकी डेंसिटी बढ़ी थी तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। इसको कहा था एक्टिवेशन, तो इसको कहा था डीएक्टिवेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किए थे ऑर्थो एंड पैरा पर, तो आपने कहा था यहाँ धमाल लग गया। धमाल का मतलब यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पे तो डेफिशिएंसी आ गई, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर रह गई। तो इसका मतलब सारे अटैक मेटा पर होंगे। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके थे H इफेक्ट में। यहां मुझे बताओ ये चीज क्लियर हो गई, यस और नो? यस Yes, sir. तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है रेजोनेंस, अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव। तो चलिए सर, मैं इसको हटाने जा रहा हूं बेटा। ये लीजिए सर। चलिए सर, अब शुरू करने जा रहे हैं अपन इसके अंदर नंबर 4, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। इसे अपन R से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि अनुनाद। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, या फिर हम इसको नाम देंगे मीजोमेरिक। इफेक्ट, इसे मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। हालांकि ये दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, हम उस छोटे से अंतर को समझ जाएं तो फिर ये दोनों अलग है, नहीं तो दोनों एक ही हैं। मैं आपको बताऊंगा वो अंतर क्या है, लेकिन अभी फिलहाल हम R और M को एक ही मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पॉइंट आता है रेजोनेंस क्या है। तो पहले मैं आपको इसका हल्का सा प्रस्तावना, इसकी भूमिका, ये क्या है, इसका कंसेप्ट समझाता हूं। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एक कंपाउंड A है मान लो, लेकिन उस एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी हम उस एक संरचना से क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो कंपाउंड क्या करता है, अपनी उस एक संरचना को कई संरचनाओं में बांट देता है, और वो सारी संरचनाएं मिलकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को क्लियर करती है। तो ऐसे में कोई कंपाउंड, कोई यौगिक, कोई संरचना अपनी एक से ज्यादा अलग अलग अवस्थाओं के चित्र बनाए
अलग अलग अवस्थाओं को प्रदर्शित करे और वो सारी व्यवस्थाएं मिलकर उसको एक्सप्लेन करे, तो ये प्रोसेस कहलाती है रेजोनेंस। यानी अपने शब्दों को अगर मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करूं, वो तो 1 बाय 1 क्लियर होगा। जैसे मान लो एक ए नाम का कंपाउंड, लेकिन ये ए नाम का कंपाउंड हमें A1 के रूप में, A2 के रूप में, A3 के रूप में, हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस ए की जो संरचना है वो एक्चुअली में सारी प्रॉपर्टी अकेले से प्रूव नहीं हो रही। कुछ प्रॉपर्टी A1 कर रहा है, कुछ A2 कर रहा है, कुछ A3 कर रहा है। तो हम जब इनको सबको मिला देंगे तो मिलाने से इस ए की पिक्चर क्लियर होगी। तो इसको कहते हैं अपन अनुनाद। अब इसको समझने के लिए जो मैंने यहाँ तरीका अपनाया है, इसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे पदों को सीखना पड़ेगा। तो आज हम इसको समझने के लिए सबसे पहला छोटा पद नंबर 1 पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, CS। इसे अपन नाम देते हैं अनुनादी, अनुनादी, या फिर इसकी जगह इसका सही वर्ड होता है संयुग्मी तंत्र। ये नाम इसका फेमस है, इसका नाम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम या संयुग्मी तंत्र। अब ये क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसी भी यौगिक, किसी भी संरचना, किसी भी जाति, कोई भी स्पीसीज को तब कहा जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन धनी भाग इलेक्ट्रॉन न्यून यानी डेफिशिएंट भाग के अल्टरनेट पर प्रेजेंट होता है, एकांतर पर। उस तंत्र को हमने नाम दिया है संयुग्मी तंत्र। तो अपनी बात को यदि मैं आपको क्लियर करूं तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी एवं इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन दाता एवं इलेक्ट्रॉन ग्राही या उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व एवं निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व एक दूसरे के एकांतर अल्टरनेट उपस्थित हों, तो फिर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। जो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, तो पहले मेरी इस लैंग्वेज को समझ लीजिए। सर इंग्लिश में भी लिखिए ना, नहीं बेटा समझ। लिखो, अभी पहले हिंदी में तो समझ लो, उसके बाद इंग्लिश वाला लिखूंगा ना। पहले एक बार एक चीज तो समझो। तो मेरे इस पॉइंट को समझिएगा कि आज के बाद कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है कि कोई ऐसी स्पीसीज, कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसी स्ट्रक्चर, कोई ऐसा यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या डोनर और एक्सेप्टर या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के एकांतर या अल्टरनेट प्रेजेंट हो। तो जो बात मैंने यहाँ पर लिखी है वो मैं इंग्लिश में अगर लिखूं तो अपन कह सकते हैं सिस्टम और स्पीसीज in which electron rich and electron deficient or electron donor and electron acceptor or high electron density and low electron density alternate to each other इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है
कि आज के बाद आपके सामने कोई भी एक यौगिक, कोई भी एक संरचना, कोई भी एक जाति, कोई भी एक स्पीसीज, कोई भी एक कंपाउंड ऐसा रखा जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस और डेफिशिएंसी अल्टरनेट हो, या जिसका इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर अल्टरनेट हो, जिसमें हाई डेंसिटी लो डेंसिटी के अल्टरनेट हो, तो समझ जाओ वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आप आपको कैसे, तो मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2O नेगेटिवली चार्ज एंड CH2 पॉजिटिवली चार्ज। अब आप गौर से देखो, जो स्पीसीज मैंने आपको दी है उस स्पीसीज में इनमें से सब चीजें आपको दिखाई देंगी। आप चेक करके देखो इस समय इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट कार्बन। और देखो दोनों के दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, देखो बॉन्ड्स के अलग हो रहे हैं, देखो। यस सर। इसका मतलब आज के बाद कोई भी डोनर एक्सेप्टर के साथ हाई डेंसिटी लो डेंसिटी के साथ, या आपका इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। या जैसे इस तरह से लिख दिया जाए CH3 CH प्लस NH2 लोन पेयर। अब देखो जैसे मैंने इस समय एक स्पीसीज लिखी है, इस पूरे सिस्टम में गौर से देखो कहां पर डेंसिटी हाई दिख रही है, कहां इलेक्ट्रॉन खूब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, रिच दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन में तो इस समय ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और चेक करो इसके पड़ोस में कार्बोकेटाइन, आप जानते हो कमी, तो इस समय आपका डेफिशिएंसी है। और रिचनेस और डेफिशिएंसी अल्टरनेट टू ईच अदर। इसका मतलब आज के बाद किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपाउंड में ऐसा दिख जाए तो उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको धीरे धीरे डिटेल में बढ़ाता हूं। डन सर। यस डियर, हो गया? यस। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर। अब जब अपन ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझ लिया, तो अब सेकंड नंबर पॉइंट जो इसमें चीज आती है वो लिखने जा रहा हूं, दैट इज कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। conjugated positions, that means संयुग्मी स्थितियां। अब आता है conjugated positions। तो conjugated position is nothing that is electron rich and electron deficiency center। इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र, उन्हीं को नाम दिया जाता है conjugated position। इसका मतलब व्हाट इज conjugated position? तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट center in conjugated system is conjugated position। इसका मतलब किसी भी संयुग्मी तंत्र में जो इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून जो केंद्र आपने बनाए, उन केंद्रों को, उन पोजीशंस को, उन सेंटर्स को हम सीपी का नाम कहते हैं। तो हर सीएस सीपी से बनता है। आप कहोगे कैसे? जैसे देखो ये आपके सामने, तो इस समय इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो ये जो आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकल रिच है ये सीपी है, और जो डेफिशिएंट है वो भी सीपी है। तो आज के बाद अपन ये भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दो सीपी अल्टरनेट होते हैं। देखो ये सीपी अल्टरनेट है, तो हर इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट केंद्र को हमने नाम दे दिया कॉन्जुगेटेड पोजीशन। इसका मतलब बिना कॉन्जुगेटेड पोजीशन के
कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन ही नहीं सकता। अब आपको कैसे सर, तो गौर से देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। अब आप गौर से देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंसी दोनों है, लेकिन दोनों अल्टरनेट नहीं है। यस सर। तो आप चेक करके देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, डोनर और एक्सेप्टर, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी, दो बॉन्ड के बाद आ रही है, एंड दैट इज नॉट अल्टरनेट। और हमारी कंडीशन है अल्टरनेट होनी चाहिए, तो इस समय इन्हें सीपी नहीं कहा जाएगा और ना ही इसको सीएस कहा जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर ऐसा लिख देता है CS2+ और यहाँ लिख देता है ऑक्सीजन-, तो अब आप चेक करके देखो, इसमें ये दोनों की दोनों सीपी हैं और दो सीपी अल्टरनेट है, तो ये मिलकर किसका निर्माण कर रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। नंबर सेकंड कि each conjugated system contains two or more than two conjugated position, and conjugated position in conjugated system always exist alternate to each other। इसका मतलब हर conjugated system में conjugated position एकांतर होती हैं, तब बनता है conjugated system। केवल richness और deficiency हो तो conjugated system या position नहीं बनेगी, उनका अल्टरनेट होना जरूरी है। अब यहाँ पर अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने ऐसा स्ट्रक्चर लिख दिया, ये देखो, अब इस कंपाउंड या इस स्ट्रक्चर को देखो आप, तो इस समय ये पॉजिटिव डेफिशिएंसी और आपके कार्बन के पास पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड होता है रिच, तो रिचनेस डेंसिटी हाई, इस पॉजिटिव के अल्टरनेट प्रेजेंट है। देखो इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम और इसमें दो कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। तो मैं होप करूं ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए हों। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, तो अभी पहले दो को पक्का करो ताकि मैं आपके कोर्स में कितने कॉन्जुगेटेड सिस्टम आते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आपको देता हूं। तो ये दो बातें पहले नोट कर लीजिए, what is conjugated positions and what is conjugated system। So conjugated positions are electron richness and deficiency, but if they are present alternate to each other then we can say they are conjugated position। अगर वो alternate नहीं है तो फिर वो conjugated position नहीं है। And what is conjugated system? System or a species which contain at least two conjugated position, कम से कम दो conjugated position वाला तो होना ही चाहिए, तो फिर बनेगा conjugated system। चलिए सर, अब मैं अगला पॉइंट लेने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ conjugated system। अब इसमें सारी बातें रिपीट होंगी बेटा आपकी। ये लीजिए सर, तो अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, संयुग्मी तंत्रों के प्रकार। तो आपके कोर्स में 5 तरह के सिस्टम तो बहुत ही कॉमन है और 2 या 3 आपके थोड़े से डिफरेंट है, ये 6, ये 7 और ये 8। तो कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूं। नंबर फर्स्ट, इनको इसके बाद लूंगा क्योंकि जगह चाहिए अपने को। तो नंबर फर्स्ट, पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सबसे पहला कॉन्जुगेट सिस्टम होता है पाई पाई। इसका मतलब होता है एक पाई तो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच और एक पाई कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला तो एक होगा लेने वाला, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसमें आप गौर से देखिए, आपका पाई बॉन्ड अगले पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पर है,
तो इसमें से एक पाई बॉन्ड तो लेने वाला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और एक पाई देने वाला बन जाएगा। तो जब भी किसी कंपाउंड या सिस्टम में दो पाई अल्टरनेट हो तो उन्हें पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, चाहे वो किसी ओपन में हो और चाहे वो किसी क्लोज में हो। जैसे बेंजीन, देखो बेंजीन के अंदर 3 पाई पाई सिस्टम है, देखो हर पाई दूसरे पाई का अल्टरनेट है। इसका मतलब इसमें 2 कॉन्जुगेटेड पोजीशंस है, 1 और 1 2, इसमें 3 है, देखो 1 2 3। तो किसी भी सिस्टम में कम से कम में 2 सीपी तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज्यादा खूब हो सकती है। जैसे आपका एग्जांपल है CH2CH एंड CHO, इसको कहते हैं एक्रोलीन। अब आप चेक करके देखो इस एक्रोलीन में देखो पाई पाई के अल्टरनेट है। फिर आज के बाद जब भी पाई पाई के अल्टरनेट हो तो उस सिस्टम का नाम होगा पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें शर्तें वही हैं कि आपका डोनर एक्सेप्टर या एक पाई दूसरे पाई का अल्टरनेट होना चाहिए। अब जैसे नंबर 2 पाई नेगेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें आपका नेगेटिव पाई के अल्टरनेट हो। अब आपको कैसा एग्जांपल कैसे, तो देखो इस एग्जांपल में देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिवली चार्ज। अब आप चेक करके देखो ये जो मैंने आपको एक ऑक्साइड आयन दिया, इस समय ये एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन, ये एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन, तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, लेकिन ये दोनों पोजीशन में एक नेगेटिव है और एक पाई बॉन्ड, तो इसको नेगेटिव पाई या पाई नेगेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका आप पढ़ते हो फिनॉक्साइड आयन, ये देखो ये देखिए ये फिनॉक्साइड आयन, आपने फिनॉल में पढ़ा होगा। आप देखो फिनॉक्साइड आयन में आपका नेगेटिव इस पाई के अल्टरनेट आ गए, फिर इस समय ये पाई नेगेटिव सिस्टम को भी दिखा रहा है और पाई पाई सिस्टम भी दिखा रहा है, ये 2 का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर आप इसमें सीपी गिनो तो इसमें सीपी है 4, 1 2 3 4, इसमें सीपी है 2 1 2। तो इसका मतलब आप सिस्टम को गौर से देखो तो इलेक्ट्रॉन की रिचनेस और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला अल्टरनेट पोजीशन पे खड़ा हो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब जैसे नंबर 3 पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब की बार आपका ऐसा कंपाउंड, ऐसी स्पीसीज जिसमें ये दोनों अल्टरनेट प्रेजेंट हो, तो आप कहोगे कैसे, तो देखिए एग्जांपल, इसको कहते हैं एलिल कार्बोकेटायन। अब ये एलिल कार्बोकेटायन देखो इस समय कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें आपका पाई बॉन्ड आपके नेगेटिव के अल्टरनेट, वही डेफिनेशन सेम रिपीट होगी कि 2 कॉन्जुगेटेड पोजीशन जिनमें से एक रिच एक डेफिशिएंट, एक दाता एक ग्राही, एक डोनर एक एक्सेप्टर, एक हाई डेंसिटी एक लो डेंसिटी, एक दूसरे के अल्टरनेट हो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन इसमें कौन 2 है तो उनके नाम से सिस्टम बन गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पर पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब की बार ऐसा कंपाउंड या स्पीसीज बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड लोन पेयर के अल्टरनेट हो जाए। जैसे आपका विनाइल क्लोराइड, ये आपका विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर आपको ध्यान है लोन पेयर्स होते हैं, देखो ये देखो। अब आप चेक करके देखो क्लोरीन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट प्रेजेंट है, तो इस समय ये डेंसिटी हाई कहलाएगी, ये डेंसिटी लो कहलाएगी, ये दाता कहलाएगा, ये ग्राही कहलाएगा, ये हाई डेंसिटी कहलाएगी, ये लो डेंसिटी कहलाएगी, ये डोनर कहलाएगा, ये एक्सेप्टर कहलाएगा।
और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है तो सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये दोनों सेंटर कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड पोजीशंस, और दोनों कॉन्जुगेटेड पोजीशन एक दूसरे के अल्टरनेट है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये कॉन्जुगेट सिस्टम जो प्रेजेंट है उनके नाम से। क्लियर? अब जैसे यही चीज आप ऐसे भी ले सकते थे, जैसे फिनॉल, ये देखो फिनॉल। आप इस फिनॉल को देखिए, इस फिनॉल के अंदर भी ये रहा लोन पेयर, ये रहा डबल बॉन्ड। इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है। और 5वें नंबर पे आता है आपका पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब की बार आपका कॉन्जुगेटेड तंत्र, पाई के रिस्पेक्ट में फ्री रेडिकल आ रहा है। आप कहोगे कैसे? तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और फ्री रेडिकल। तो आप देखो ये भी कहलाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, संयुग्मी तंत्र। फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि कॉन्जुगेटेड तंत्र वो होता है जिसमें डोनर एक्सेप्टर, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, डाटा ग्राही, डोनर एक्सेप्टर अल्टरनेट प्रेजेंट हो, और वो इसके अंदर भी दिख रहा है। लेकिन वो कौन कौन है? दो, उनके नाम इसमें आते हैं, पाई अल्टरनेट विथ फ्री रेडिकल। तो ये 5 तो हमारे कोर्स में खूब आते हैं, आपके सारे चैप्टर में भरे पड़े हैं और इनको सीखना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट आता है बाकी के 3 और कौन कौन से हैं जो आएंगे, लेकिन थोड़े लिमिटेड आएंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ अब आपकी यहाँ पर। तो वो है आपका नंबर 6, 7 एंड 8। कौन कौन है? पॉजिटिव अल्टरनेट विथ नेगेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेट हो। हालांकि इसको आप इनऑर्गेनिक के अंदर जब पढ़ते हो तो इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैं जितने एग्जांपल ले रहा हूँ ये सब के सब कहलाते हैं बीबी। बीबी का मतलब होता है बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग है जो आप सीखोगे धीरे धीरे कि ये बैक साइड पलट कर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस समय डेंसिटी हाई डेंसिटी लो अल्टरनेट प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वही का वही बनाता हूं। CH2 एंड O नेगेटिव। अब इस समय आप अगर थोड़ा बहुत जानते हो इनऑर्गेनिक तो आपको ध्यान है ये भी p ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, ये भी p ऑर्बिटल में, इसलिए इसके अंदर इसको बोलते हैं p पाई बॉन्डिंग। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव पीछे पलट के इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका नाम भी रखा जाता है बैक बॉन्डिंग। अब यही बैक बॉन्डिंग इसके साथ भी आ सकती है। देखो ये पॉजिटिव के अल्टरनेट लोन पेयर, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। आप कहोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल CH2 NH2 लोन पेयर। अब आप गौर से देखो इस समय भी आपका लोन पेयर डेंसिटी हाई, पॉजिटिव डेंसिटी लो। तो देखो हाई और लो एक दूसरे के अल्टरनेट, इसका मतलब ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ठीक इसी तरीके से नंबर 8 नेगेटिव अल्टरनेट विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, यानी कि आपका रिक्त d कक्षक। आज के बाद जब भी आपका नेगेटिव किसी खाली d कक्षक के एकांतर हो जाए तो इसे d अनुनाद कहते हैं। बेटा ये भी बैक बॉन्डिंग है, लेकिन इसका नाम है d अनुनाद, d रेजोनेंस। अब ये खाली कक्षक आपको कहां मिलेंगे उसका हिंट भी मैं हल्का देता हूं। ये d वैकेंट मिलते हैं क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, फास्फोरस में, सल्फर में। ये आज के बाद कहीं आ जाए नेगेटिव का अल्टरनेट तो समझ जाना ये रेजोनेंस आने वाला है। इसका क्वेश्चन 2009 में जेई मेंस में बहुत बढ़िया बना था इसका क्वेश्चन। तो देखो वो आपका अगर समझाऊं तो जैसे कार्बन नेगेटिवली चार्ज और इसके साथ जोड़ दो क्लोरीन, तो इस समय आप दिमाग लगाओगे जो क्लोरीन है
उसका डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, और जबकि नेगेटिव देने वाला, तो जो खाली ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा लेते हैं, तो सोचो लेने वाला डी ऑर्बिटल खाली और आपका देने वाला ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट। तो आज के बाद नेगेटिव के अल्टरनेट इनमें से कोई भी आ जाए तो तुरंत समझ जाना ये सब के सब डी अनुनाद या डी रेजोनेंस या डी कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, ये सारे आपके कोर्स में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो रेजोनेंस या मीजोमेरिक प्रभाव का बेस बनेंगे। तो इन्हें नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्नैपशॉट हो गया, हटा दूं? Yes. Yes, sir. ये लीजिए, तो ये तो हो गया आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कॉन्जुगेट सिस्टम में उपस्थित कॉन्जुगेटेड पोजीशन और कॉन्जुगेट सिस्टम के प्रकार। तो आज के बाद अपने उद्देश्य को चेक करो, ऑब्जेक्ट क्या आप कर पाओगे। आज के बाद आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचान पाओगे, कॉन्जुगेटेड पोजीशन उसमें कहां लगी हुई उन्हें देख पाओगे, उन्हें गिन पाओगे, और कौन कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है उसे कह पाओगे नो। आप पाओगे कैसे? तो देखो अपनी इस बात को यहां चेक करो। देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मेरा क्वेश्चन, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या? नहीं, नहीं। No, sir. No, sir. नो क्यों है? क्योंकि आप कॉन्जुगेट सिस्टम में जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की धनी अवस्था इलेक्ट्रॉन न्यून के एकांतर हो, तो इलेक्ट्रॉन धनी अवस्था तो है लेकिन न्यूनता के है ही नहीं। देखो अष्टक पूर्ण है, कोई लेने वाला ही नहीं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। अब जैसे यही चीज ऐसे लिख देते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस है। अब आप कहते Yes, हैं sir. कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यस, क्योंकि इसमें एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन दूसरी कॉन्जुगेट पोजीशन के अल्टरनेट, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्लियर? जैसे है सर। कैसे है? नेगेटिव अल्टरनेट विद पाई। यस सर। तो इसमें पाई नेगेटिव का अल्टरनेट सिस्टम बन गया, इसीलिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नहीं, नहीं है। नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक पाई है, बाकी कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। Yes, sir. इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जैसे एग्जामिनर ने दे दिया नहीं है sir. नहीं है सर। है सर, है। पाए पाए बोन है होगा। नहीं है। नो सर नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसमें पाई के बीच में 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया। यस सर। अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट होना चाहिए था, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा बनाए थे है तब। देखो है सर, है। के अल्टरनेट है, इसका मतलब यस। जैसे आपको लिख के दे दिया जाए विनाइल अल्कोहल, H को हटा देंगे तो हो जाएगा। नहीं, यही गलती है बेटा। इस समय आपको अपनी 11th की नॉलेज लानी है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो आपको देगा नहीं, आपको खुद को आने चाहिए। तो इसका मतलब इस समय ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, तो बाकी जो इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है। ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको दे, ये आपको खुद आने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर
जितने बॉन्डिंग के बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में बसते हैं वो लोन पेयर बन जाते हैं। तो इसका मतलब इसके बाद लोन पेयर, तो अब देखो लोन पेयर पाई का अल्टरनेट है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये कभी मत कहो कि ये हट जाएगा तो, नो, हटाएगा तो बोलेगा तो हटाएगा तब, नहीं तो नहीं हटाना अपने को। आ गया? तो इसका मतलब मैं होप करूं आपको समझ में आ गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। Yes, sir. तो अब हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हम इस सिस्टम को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, ये मैं हटाने जा रहा हूं बेटा। अब आप देखिए हम करने जा रहे हैं कार्रवाई। अब अगला पॉइंट जो आ रहा है उस पॉइंट का नाम है डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। ये हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, डी लोकलाइज्ड, यानी वो अपनी जगह टिक नहीं रहा है, भाग रहा है, अपनी जगह छोड़ के जा रहा है। तो कोई भी चीज अपनी जगह छोड़कर जाती है तो हम कहते हैं वो डी लोकलाइज्ड हो गई, वो विस्थानीकृत हो गई। देखो वी में हटना, अपने स्थान से हट गई। तो अब ये विस्थानीकरण क्या है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। इस इजी कंसेप्ट का नाम है transfer of electron from one CP to next CP। अब CP तो आप समझ चुके हो। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यदि हम एक सीपी से दूसरी सीपी तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दें तो हम ये कहेंगे कि ये आपका कहलाएगा डी लोकलाइजेशन, या मैं यूं कह सकता हूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी इन CS। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां भरे हुए वहां से उड़ेल के कम की तरफ चल दो तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब आप इन सभी में गौर से देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक सीपी से निकल के दूसरे सीपी की ओर जा रहा है। इसको कहते हैं अपन इसका डीलोकलाइजेशन, यानी कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो हम इसको नाम देंगे कि ये डीलोकलाइजेशन है। अब कैसे, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल शो करता हूं, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा इसके अंदर CH2 तो नेगेटिवली चार्ज, देखो जैसे ये रहा। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन तो चेक करो, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या? Yes, sir. तो सबसे पहला आंसर तो ये CS होना चाहिए। अब आप चेक करके देखो इसमें क्या आपको दोनों CP दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. यस क्या सर। आपको हाई डेंसिटी लो डेंसिटी दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. sir. क्या आपको डोनर और एक्सेप्टर समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. बस तो सीधे इलेक्ट्रॉन को डोनर से एक्सेप्टर की ओर भगा दो। इसका मतलब ये रहा डोनर क्योंकि हाई डेंसिटी है, और ये रहा एक्सेप्टर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पलट के ट्रांसफर करो। अब आपने जैसे ही ट्रांसफर किया आप चेक कीजिए अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड O, लेकिन आपका ये नेगेटिव यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन हो गया। इसका मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन का जाना डीलोकलाइजेशन है। अब जैसे
मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता, अब आप सोचो इस समय, क्या पहला क्वेश्चन, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस यस। क्या आपको इसमें हाई डेंसिटी दिखाई दे रही है? यस सर। कहाँ दिखाई दे रही है, पाई में कि नेगेटिव में? पाई में, पाई पाई। पाई में कैसे, नेगेटिव में? पाई के आगे नेगेटिव बड़ा होता है बेटा। यस नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन खुले पड़े हैं, ये डेंसिटी हाई है। समझ में आ गया? तो इस समय पाई तो तब डेंसिटी हाई होती जब पाई के सामने पॉजिटिव होता, तब ये डेंसिटी आई होती है। अभी इस समय पाई एक्सेप्टर का काम करेगा और ये डोनर, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पड़ी है, नेगेटिव ज्यादा डोनेट करता है। और अगर ये केस होता तो उल्टा हो जाता, ये बन जाता एक्सेप्टर और ये पाई बन जाता डोनर। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर बहते हैं? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। बिल्कुल। तो ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर भगा दो। अब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ डाल दूं तो कार्बन की वैलेंसी देखो 5 हो जाएगी। यस सर। तो ऐसे में ये जो डेंसिटीज को मिली, ये आगे माइनस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश कर देगी। तो सोचिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, देखो CH2 CH CH2। अब सोचो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल मतलब पाइप बॉन्ड। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे नेगेटिव। तो देखो आपका ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और आप चेक करो जो आपने कन्वर्ट किया वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो अब की बार वो चलेगा, अब की बार लोन ये नेगेटिव बनेगा बॉन्ड, और बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे में SHM करते रहेंगे, इसको अनुनाद कहते हैं। तो इस समय आप डीलोकलाइजेशन कर रहे हो जो रेजोनेंस का पार्ट है। So what is delocalization? Delocalization is nothing. It is simply transfer of electron from high density to low mass. लेकिन किसमें? Conjugated system। अब यही चीज यहाँ देखो, अब की बार गौर से देखो तो इसके अंदर हाई डेंसिटी ये रही और लो डेंसिटी ये रही। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस गड्ढे को भरने के लिए इसके ओर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हाई डेंसिटी कहां की ओर भागती है? लो की लो तरफ। की ओर। तो सोचो आपका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, गौर से देखो आप। CH2 देन CH देन डबल CH2। बॉन्ड अब यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा? वहां पर प्लस हो जाएगा, कमी आएगा ना। हाँ, यहाँ सिंगल हो जाएगा, डबल की जगह सिंगल। और यहाँ सिंगल की जगह डबल। डबल। और जो यहाँ पर डेफिशिएंसी थी वो अल्टरनेट चल के यहाँ आ जाएगी। तो आप चेक कीजिए, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको अलग अलग सिस्टम में बांटते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर वन टाइम और बताइए ना। अभी तो ये सैंपल है, ये तो मैंने सैंपल लिए, अब मैं इनको एक एक कैटेगरी में बांट रहा हूँ। तो यही पूरी चीज, अभी तो सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी है बस, ये एग्जांपल नहीं समझने। एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तो अच्छा है। अभी तो सिर्फ ये डेफिनेशन समझनी है कि व्हाट इज डीलोकलाइजेशन। कि किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर आप हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन लो की तरफ चला दो तो वो चलना डीलोकलाइजेशन। अब मैं क्या करूंगा, जितने एग्जांपल लिए हैं इन्हें मैं कैटेगरी में डिवाइड करके आपको फिर समझाऊंगा दोबारा। क्लियर है? तो अभी पहले इसको कॉपी या स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं इनको वन बाय वन वापस लेने जा रहा हूं। यस सर। यस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, ये लीजिए सर। तो हम अपनी पहली हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 1, डी लोकलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन रिच conjugated system। तो इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन
धनी कॉन्जुगेटेड तंत्र में विस्थानीकरण। तो अब हम लेने जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल जिनमें हम पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच रखेंगे और उसमें डीलोकलाइजेशन को देखेंगे। तो चलिए इसमें क्या करना है, गौर से देखना। कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट है ये कि आपका डोनर एक्सेप्टर को हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। ये पेपर पढ़कर आए थे, वही सिस्टम में बोल रहा हूं। या कोई भी हाई डेंसिटी किसको इलेक्ट्रॉन देगी? लो डेंसिटी को। लो डेंसिटी। अब हम यही देखने जा रहे हैं। अब कैसे, देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड वाइस वर्सा। ये कंसेप्ट लगेगा कि एलपी जो है वो बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड जो है वो एलपी बन जाएगा। आप कहोगे कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव, इस बनने वाले एनायन का नाम है एनाइल कार्ब एनायन। अब सबसे पहले चेक करके देखो, स्टेप फर्स्ट, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और चेक करके देखो इसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस ये भी। Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब आप अपना कंसेप्ट लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, क्योंकि नेगेटिव में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये डेंसिटी हाई कहां की और भागेगी? बॉन्ड की तरफ। लो की। हाई डेंसिटी जाएगी लो डेंसिटी की। लो की तरफ। इसका मतलब ये हाई डेंसिटी के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेंगे बॉन्ड, तो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, यानी कि ये लोन पेयर बॉन्ड बनने जा रहा है। तो उसी समय ये वाला बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड है बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो सोचिए आपकी बनने वाली नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2, इस नेगेटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बन गए पाई बॉन्ड, और ये दोनों पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गए नेगेटिव। तो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। इसका मतलब ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। और नोट करो, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब आप सोचो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, तो जिसको आपने बनाया देखो वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और देखो इसके अंदर क्या इसमें भी डेंसिटी हाई और डेंसिटी लो दिखाई दे रही है? Yes, Yes, sir. sir. इसमें भी आप यही काम पलट दो, तो अब की बार ये नेगेटिव यहाँ बनेगा बॉन्ड और ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर नेगेटिव। तो सोचो दोनों एक दूसरे में लगातार बदलते रहेंगे, और आप आने वाले टाइम में सीखोगे कि ये काम जितना लंबा चलता है उतनी उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। और आपको पता है किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम हो तो उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व कम हो। बढ़ जाता बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी ऑपोजिट होते हैं बेटा। तो ये आगे जाकर जब हम इसके एप्लीकेशन करेंगे तो स्टेबिलिटी में ये चीज यूज आएगी। पहला पॉइंट क्लियर। अब आप देखो यही चीज को मैं बड़ा कर देता हूं। जैसे मैंने मान लो ले लिया फिनॉक्साइड आयन, सबसे पहले चेक करके देखो जो फिनॉक्साइड आयन मैंने आपको दिया, पहला पॉइंट, क्या ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस और नो? Yes, sir. है यस। अब दूसरा पॉइंट, इसमें हाई डेंसिटी कहाँ है? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर। तो उसका मतलब उसके अल्टरनेट जो है वो लो डेंसिटी है। इसका मतलब हाई डेंसिटी कहाँ की ओर भागेगी? लो डेंसिटी। तो देखो नेगेटिव बनेगा बॉन्ड, तो बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो। तो आपके नेगेटिव ने जैसे ही रिंग में एंट्री की, रिंग का इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे जाके बैठ गया। तो सोचिए आपकी सेकंड स्ट्रक्चर जो बनेगी, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। अब आप चेक करो जो सेकंड स्ट्रक्चर आपने बनाई, क्या उसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? है Yes, sir. सर उसमें भी कॉन्जुगेट सिस्टम है। चेक करो हाई डेंसिटी कहाँ है? माइनस वाला ऑर्थो पे। और लो डेंसिटी उसके आगे ये रही। इसका मतलब अब ये नेगेटिव फिर चलेगा, तो लोन पेयर बनेगा बॉन्ड पेयर,
और बॉन्ड पेयर बनेगा लोन पेयर, तो वो जो नेगेटिव की डेंसिटी यहाँ हाई थी वो कहाँ जाके बैठ गई? पैरा पे। पैरा पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप चेक कीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव यहाँ पर बन गया बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पर नेगेटिव, और आगे कंडीशन एज इट इज, ये बन गई हमारी थर्ड स्ट्रक्चर। फिर चेक करो, जो पैरा पर डेंसिटी बढ़ी, क्या वो आगे और कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रही है क्या? यस सर। तो फिर हाई डेंसिटी कहाँ की ओर बढ़ेगी? ऑर्थो की तो आपकी हाई डेंसिटी लो की तरफ बढ़ेगी, तो ये लो डेंसिटी यहाँ नेगेटिव बन जाएगी। तो आप चेक करके देखो अगला स्ट्रक्चर, अब की बार आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके बैठ गया? ऑर्थो में। ये देखो, ये ऑर्थो पर। और फिर चेक करो, क्या अभी और आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है क्या? तो आपको यस, अब की बार ये नेगेटिव इस टाइप के अल्टरनेट है, तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे हो जाएगा, आपका वापस से रिपीट हो गया। वही आ गया। यस सर। लेकिन सबसे बड़ी बात, अंदर के पाई बॉन्ड ने अपनी जगह बदल ली, यस सर। एंड दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन घूम गए अंदर। तब आप सोच के देखो, इसका मतलब आज के बाद आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज डीलोकलाइजेशन, के डीलोकलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसमें कोई भी हाई डेंसिटी कहां की ओर चलती है? लो की ओर। और ये तब तक चलती रहती है जब तक उसको आगे सिस्टम मिलता जाता है। तो यहाँ सोचो आपके 4 स्ट्रक्चर क्यों बने? क्योंकि हर बार आपके नेगेटिव को आगे सिस्टम मिल रहा था। अब आप सोच के देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, सोच के देखो, तो क्या ये 4 स्ट्रक्चर फिर बनते क्या? नो सर। सर नहीं बनता। तो क्या ये 4 स्ट्रक्चर बनते क्या? नहीं क्योंकि आप नहीं सर। आप कहते हैं ये लोन पेयर बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड पर यहाँ पर आता है। यस। तो इसका मतलब सोचिए, इसका मतलब सॉरी, बॉन्ड मैंने गलत लगा दिया, अल्टरनेटिव लगाया, ये लीजिए, ये देखो। अब आप सोच के देखो, आपका ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम है, लेकिन इस कॉन्जुगेट सिस्टम में जब नेगेटिव बॉन्ड बनेगा तो ये आपकी यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसको आगे कोई कनेक्शन मिल ही नहीं रहा। देखो, इसका मतलब केवल 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो, इसका मतलब डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव यहाँ आके रुक गया था। तो आप सोचिए, आपका ज्यादा नंबर के स्ट्रक्चर किसने बनाए? फिनॉक्साइड ने। क्यों बनाए? क्योंकि इसके पास कॉन्जुगेटेड पोजीशन ज्यादा थी। अगर आप गौर से देखो तो इसकी कॉन्जुगेट पोजीशन है 1, 2, 3, 4, इसीलिए स्ट्रक्चर भी बने 4। इसके पास कॉन्जुगेटेड पोजीशन है केवल 2, इसलिए स्ट्रक्चर बनी 2। इसके पास कॉन्जुगेटेड पोजीशन है केवल 2, तो इसकी भी स्ट्रक्चर बनी 2। तो एक तरीके से आपको हिंट मिल रहा है छोटा सा, कि जितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन होते हैं उतने स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी। यस सर। अब बताओ, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? यस यस सर। इसे नोट कर दीजिए। डन सर। अब आप सोचिए, जैसे पेपर में ऐसे लिखा होता, अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा होता। अब आप सोच के देखो, आपके सोच यहां से स्टार्ट होती है। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस और नो? यस सर। यस। दूसरा, इसमें कितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस दिख रही हैं? 3 1, 2 और 3। आपको आइडिया लग गया इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। तो पहला स्ट्रक्चर तो आपने ये बनाया जो दिख रहा है। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आप जानते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से चलना शुरू करेगा? हाई से लो की ओर। नेगेटिव चार्ज बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा यहाँ पर नेगेटिव। तो आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो बनेगा
उसमें देखो CH2 है एज इट इज। अब यहाँ जो चेंज आ गया C है, जिसपे कौन सा चार्ज? माइनस, और ये सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर ये बन गया। अब आप चेक करो क्या सेकंड स्ट्रक्चर और आगे जाएगा? यस सर। Yes, sir. लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, तो आपका तीसरा स्ट्रक्चर, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर ये बन गया तीसरा, CH2 CH 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 एंड O। बोलिए कहां पर क्या क्या? माइनस होगा वहां पर, फिर यहाँ उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर यहाँ कुछ भी कुछ नहीं, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। और अब देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर फिर पलटेगा। अब की बार ये नेगेटिव हाई डेंसिटी से फिर चलना शुरू होगा। देखो ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा तो वापस ये स्ट्रक्चर आ गई। फिर ये वाला स्ट्रक्चर चलना शुरू करेगा। देखो ये स्ट्रक्चर आ गई। तो तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहेंगे। इसको कहते हैं डी लोकलाइजेशन। अब बताओ क्या आपको इलेक्ट्रॉन रिच में डी लोकलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया क्या? यस सर। यस अपन मंडे को इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार ढूंढ लो क्या दिक्कत कहां आ रही है। अब मेरे से पूछो। पहले चेक कर लो इसको। कैसे देखते हैं इसका तरीका देखो। आपने आज जो किया है ना उसको अपने सामने रखो। सर बस एक बार नंबर कैसे देखते हैं ये बता दीजिए ना। जैसे ये पाई और माइनस दोनों अलग अलग गिनेंगे, पहला पाई और दूसरा माइनस, दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं मानेंगे। तो जुड़े हुए तो है लेकिन है तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन ना। हाँ तो दो अलग अलग कॉन्जुगेटेड है ना। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कम से कम दो सीपी होते ही होते हैं। कम से कम दो। जैसे इसमें देखो दो ही है, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो ये मतलब सर दोनों को मिला के सिस्टम बोलेंगे और पर्टिकुलर को सीपी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। किसी एक सेंटर को बोलते हैं सीपी, और उससे सीपी से सीपी से सीपी से सीपी बनती चली जाए तो बन जाता है सीएस। और जितना सीपी रहेगा उतना स्ट्रक्चर बनेगा। ये हाँ थैंक यू। कांसेप्ट है तो आप अभी सीख रहे हो। हाँ थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन था। हो गया पूरा मतलब क्लियर? इसमें हाँ। सर हाँ जी। मतलब इसमें 3 सीपी है अभी जो किए उसमें। तो 3 सीपी है तो 3 स्ट्रक्चर बन गए। देखो जी सर। अब आप सोचो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं। अब आप देखो आपकी स्पीड, अब आपकी स्पीड आनी चाहिए। पहला पॉइंट, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? पहला क्वेश्चन। यस सर। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें कितने सीपी हैं? 3 कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 और आप चेक करो आपके 3 स्ट्रक्चर आप दिमाग में बनने शुरू हो गए। देखो यस सर। पहला स्ट्रक्चर हाई डेंसिटी कहां पर है? माइनस माइनस नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये नेगेटिव चलेगा, यहाँ पर पाई बन जाएगा। ये पाई यहाँ से चल के यहाँ नेगेटिव आ गया। यस सर। ठीक है? यस सर। फिर ये नेगेटिव फिर आगे चलेगा तो ये नेगेटिव बनेगा यहाँ पर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो देखो फिर वही के वही 3 सीपी। तो सीपी खत्म नहीं होते, सीपी वही रहते हैं। क्लियर? लेकिन अपनी जगह बदलते रहते हैं। और ये जगह का बदलना उस सिस्टम को स्टेबल करता जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे सोचो वो उतना स्थायी होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, जो आप आगे एप्लीकेशन में पढ़ोगे। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. कर पाएंगे अपन? सर सुनिए ना हाँ जी सर। बोलिए। Yes, sir. ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं इसका कोई क्रम नहीं होता क्या सर? जैसे कॉन्जुगेट सिस्टम तो कॉन्जुगेट सिस्टम है, टाइप होते हैं इसके, क्रम नहीं होता। ओके सर। टाइप होते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको आज आपको कौन सा कराया? इलेक्ट्रॉन रिच, है ना? अब इलेक्ट्रॉन रिच में एक और आएगा जो नेक्स्ट टर्न करूंगा, फिर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लूंगा। तो ऐसे करके मैं टाइप को डिस्क्राइब करता रहूंगा
और सब में एक ही कंसेप्ट होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, डोनर से एक्सेप्टर, ये तरीका अपनाएंगे और हमारे सारे आंसर बनते चले जाएंगे। और फिर मैं जब ये सीख लोगे तो आपको जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा तब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ऐसी ट्रिक जिसमें ये कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखोगे और आंसर निकल जाएगा। तो अपन बोलेंगे थिंक विदाउट इंक, बिना शाही के सोचना, है कि नहीं? ओके सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय सर, गुड नाइट सर। मंडे को मिलते हैं बेटा। हैप्पी बर्थडे सर। गुड नाइट सर। थैंक यू you, सर। sir. Bye, sir. हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। गिफ्ट क्या दोगे सर को? बहुत तो बर्थडे पार्टी मांग रहे हैं। कितना नवंबर बताए सर? 20 ना? 29 नवंबर होगा 29 नवंबर के बर्थडे हवे सर के। पार्टी ले ले भी जाके थे। कल सर को मैरिज एनिवर्सरी विश करेंगे। तुमको तो कल छुट्टी है।